हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील कुमार। स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल पर। और हम अध्ययन कर रहे थे विसर्ग संधि के बारे में। विसर्ग संधि विसर्ग संधि के कुछ नियम हमने पिछली क्लास में अध्ययन कर लिए थे। अब उसके आगे के जो नियम है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो उसमें आगे का जो नियम है वो क्या है कि यदि अ स्वर हो, अ स्वर के साथ में विसर्ग हो, अ स्वर हो, अ स्वर के साथ में विसर्ग हो और संयोजन के बाद में यदि अ स्वर आ जाए या घोष वर्ण या घोष वर्ण, घोष वर्ण कौन से होते हैं? तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या य, र, ल, व, है। इनमें से कोई भी वर्ण आए, इनमें से कोई भी वर्ण आए तो ये जो विसर्ग है, ये इस विसर्ग के स्थान पर ओ की मात्रा लगे जाएगी। कहने का मतलब है कि संयोजन से पहले विसर्ग अ स्वर के साथ में और संयोजन के बाद में या तो अ आए या फिर घोष वर्ण आए। घोष वर्ण कौन से होते हैं? तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण, पांचवा वर्ण या य, र, ल, व, है। इनमें से अगर कोई भी वर्ण आ जाए तो जो विसर्ग है वो किस में परिवर्तित हो जाता है? ओ वर्ण में परिवर्तित हो जाता है या ओ स्वर में परिवर्तित हो जाता है। और यदि विसर्ग के बाद में अ आ जाता है, यदि कोई भी घोष वर्ण आए तब तो ऐसा कैसा लिख दिया जाएगा। और यदि अ स्वर आ जाता है तो इस अ का लोप कर दिया जाता है, इस अ का लोप हो जाता है। देखो उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे मैंने लिखा मनः प्लस अभिलाषा, मनः प्लस अभिलाषा। संयोजन से पहले क्या आ गया? विसर्ग। और विसर्ग किसके साथ में? अ स्वर के साथ में, क्योंकि न में कौन सा स्वर है? अ स्वर है। और संयोजन के बाद में क्या है? अ है। तो मैंने क्या बताया कि संयोजन से पहले विसर्ग आ जाए, साथ में अ स्वर हो और संयोजन के बाद में अ या कोई भी घोष वर्ण आए तो जो विसर्ग है वो किस में परिवर्तित हो जाता है? ओ में परिवर्तित हो जाता है। और यदि अ आ जाता है तो अ का लोप हो जाता है। इसका जब संयुक्त रूप लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? ऐसा कैसा लिख देंगे। और न में कौन सा स्वर जुड़ जाएगा? ओ। तो ये मनो, इस अ का लोप हो जाएगा क्योंकि संयोजन के बाद में आ गया तो अ आ जाता है तो अ का लोप हो जाता है। तो अ का लोप होगा, बच गया जो शब्द वो ऐसा कैसा लिख देंगे? भी ला सा। शब्द क्या बना? मनो भी ला सा। कहने का मतलब है यदि संयोजन के बाद में अ स्वर आता है तो उसका तो लोप हो जाता है और यदि कोई भी घोष वर्ण आता है तो उसका लोप नहीं होगा। और जो विसर्ग है वो किस में परिवर्तित हो जाएगा? ओ में परिवर्तित हो जाएगा। दूसरा उदाहरण देखते हैं। जैसे मैंने लिखा मनः प्लस अभिराम, अभिराम। संयोजन से पहले क्या आ गया? विसर्ग। विसर्ग किसके साथ में? न में कौन सा स्वर है? अ। संयोजन के बाद में क्या आ गया? अ आ गया। इसका मतलब इसका तो लोप होना है, इसका तो लोप होना है, यानी कि इसको तो काट देना है। और इस विसर्ग के स्थान पर क्या आ जाएगा? ओ आ जाएगा। शब्द क्या बनेगा? ये मन ऐसा कैसा लिख दिया, विसर्ग के साथ हटा करके क्या लिख देंगे? ओ की मात्रा लगा देंगे। बाकी जो बच गया वो ऐसा कैसा आ जाएगा? मनो भी राम, मनो भी राम। यानी कि कहने का मतलब है यदि संयोजन के बाद में अ स्वर आता है तो अ का लोप करना है और विसर्ग के स्थान पर ओ लगाना। और यदि कोई घोष वर्ण आए तो उसमें किसी वर्ण का लोप नहीं होगा। दूसरा उदाहरण देखते हैं। लिखा मनः प्लस अनुकूल, मनः प्लस अनुकूल। संयोजन से पहले विसर्ग आ गया। विसर्ग किसके साथ में? अ स्वर के साथ में, क्योंकि न में कौन सा स्वर है? अ। संयोजन के बाद में आ गया तो संयोजन के बाद में यदि अ आ जाता है तो इसका लोप कर देते हैं। जो विसर्ग है उसके स्थान पर क्या आ जाएगा? ओ। तो मन शब्द लिख दिया, मन। न में ओ की मात्रा जुड़ जाएगी, मनो। और ये अ हटा दिया और बाकी जो बच गया वो ऐसा कैसा लिख देंगे। तो शब्द क्या बना? मनोनुकूल। यानी कि ये तो था अ से संबंधित। अब कुछ घोष वर्ण के जो उदाहरण हैं उनके बारे में अध्ययन करते हैं। तो इसके लिए जैसे मैंने लिखा तपह प्लस बल। संयोजन से पहले विसर्ग आ गया। विसर्ग किसके साथ में? अ स्वर के साथ में। संयोजन के बाद में क्या आ गया? तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या य, र, ल, व, है में से कोई भी वर्ण हो तो तीसरा प, फ, ब, तीसरा वर्ण हो गया। तो इसका मतलब घोष वर्ण आ गया। अब घोष वर्ण आ जाता तो क्या करते? विसर्ग का तो लोप कर देते, इसके स्थान पर क्या जाएगा? ओ जो स्वर है वो आ जाएगा। तो तप लिख दिया, प में ओ की मात्रा तपो, और जो बल बच गया वो ऐसा का ऐसा लिख देंगे, तपो बल। दूसरा उदाहरण देखते हैं। जैसे मैंने लिखा तपह प्लस
भूमि, तपह प्लस भूमि। संयोजन से पहले गया विसर्ग और संयोजन के बाद में क्या गया, घोष वर्ण आ गया। तो विसर्ग का तो लोप हो जाएगा, विसर्ग की जगह क्या आ जाएगा, ओ स्वर आ जाएगा। शब्द क्या बनेगा, तप शब्द ऐसा कैसा लिख दिया, पै में ओ की मात्रा, और भूमि शब्द ऐसा कैसा लिख दिया। शब्द क्या बना, तपो भूमि। और उदाहरण देखते हैं, पय प्लस जय, पय प्लस जय। संयोजन से पहले विसर्ग आ गया किसके साथ में, ए के साथ में, और संयोजन के बाद में क्या आ गया, घोष वर्ण आ गया। तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, ओ स्वर आ जाएगा। तो पय शब्द ऐसा कैसा लिख दिया, ये में ओ की मात्रा जोड़ देंगे, और ये जय ऐसा कैसा लिख देंगे, पयोज। शब्द क्या बनेगा, पयोज। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण देखते हैं, जैसे मैंने लिखा पय प्लस धी, पय प्लस धी। तो संयोजन से पहले विसर्ग आ गया और संयोजन के बाद में घोष वर्ण आ गया। तो इस विसर्ग के स्थान पर क्या आ जाएगा, ओ स्वर आ जाएगा। तो पय शब्द ऐसा कैसा, इसमें ओ की मात्रा, ये धी ऐसा कैसा लिख देंगे। शब्द क्या बनेगा, पयोधी। इसी प्रकार और आगे देखते हैं, जैसे मैंने लिखा पय प्लस धर, पय प्लस धर। संयोजन से पहले क्या आ गया, विसर्ग आ गया किसके साथ में, ए के साथ में। संयोजन के बाद में क्या आ गया, घोष वर्ण आ गया। तो जो विसर्ग है वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, ओम में परिवर्तित हो जाएगा। शब्द क्या बनेगा, पय शब्द ऐसा कैसा, यह में ओ की मात्रा, और ये धर शब्द ऐसा कैसा लिखे देंगे। शब्द क्या बनेगा, पयोधर। और देखते हैं उदाहरण इसके, जैसे मैंने लिखा सरह प्लस वर, सरह प्लस वर। संयोजन से पहले विसर्ग आ गया, विसर्ग किसके साथ में, ए स्वर के साथ में, क्योंकि र में कौन सा स्वर है, ए स्वर है। और संयोजन के बाद में क्या गया, घोष वर्ण आ गया, ये रहा वह और ये रहा वह। तो जो विसर्ग है वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, ओम में परिवर्तित हो जाएगा। तो सर शब्द ऐसा कैसा, र में ओ की मात्रा, और ये वर। शब्द क्या बनेगा, सरोवर। शब्द क्या बना, सरोवर। इसी प्रकार और उदाहरण समझते हैं, जैसे मैंने लिखा अध प्लस गति, अध प्लस गति। संयोजन से पहले विसर्ग आ गया, विसर्ग किसके साथ में, ए के साथ में, और संयोजन के बाद में घोष वर्ण आ गया। तो इस विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, ओ स्वर आ जाएगा। तो अध शब्द ऐसा कैसा, और ध में कौन सी मात्रा आ जाएगी, ओ की मात्रा, ये ओ, और गति शब्द ऐसा कैसा। शब्द क्या बनेगा, अधोगति। शब्द क्या बना, अधोगति। इसी प्रकार और देखते हैं, जैसे मैंने लिखा तेजह प्लस मय, तेजह प्लस मय। संयोजन से पहले विसर्ग आ गया, विसर्ग किसके साथ में है, ए के साथ में, क्योंकि जय में कौन सा स्वर है, ए स्वर है। और संयोजन के बाद में मैं आ गया, घोष वर्ण आ गया। तो ये विसर्ग हट जाएगा और विसर्ग के स्थान पर क्या आ जाएगा, ओ आ जाएगा। तो तेज शब्द ऐसा का ऐसा, जय में कौन सी मात्रा, ओ की मात्रा, तो ये ओ की मात्रा, और ये मय शब्द। शब्द क्या बना, तेजोमय। शब्द क्या बना, तेजोमय। और उदाहरण समझते हैं, जैसे मैंने लिखा यशः प्लस भूमि, यशः प्लस भूमि। संयोजन से पहले विसर्ग आ गया, विसर्ग किसके साथ में, ए के साथ में, क्योंकि श में कौन सा स्वर है, ए। और संयोजन के बाद में क्या आ गया, घोष वर्ण आ गया। तो इस विसर्ग का लोप हो जाएगा और विसर्ग की जगह क्या आ जाएगा, ओ की मात्रा आ जाएगी। तो ये यश शब्द, स में ओ की मात्रा, और ये भूमि, ये भूमि। शब्द क्या बना, यशो भूमि। इसी प्रकार दूसरा देखते हैं, जैसे मैंने लिखा मनः प्लस रोग, मनः प्लस रोग। संयोजन से पहले विसर्ग आ गया, विसर्ग किसके साथ में, ए स्वर के साथ में, और संयोजन के बाद में र आ गया, तो ये रहा र। तो विसर्ग का लोप हो जाएगा, विसर्ग के स्थान पर क्या आ जाएगा, ओ की मात्रा आ जाएगी। तो मन शब्द ऐसा कैसा लिख दिया, न में ओ की मात्रा जोड़ देंगे, मनो, और रोग शब्द ऐसा कैसा लिखे देंगे। शब्द क्या बनेगा, मनोरोग। शब्द क्या बना, मनोरोग। और उदाहरण समझते हैं, मैंने लिखा मनः प्लस बल, मनः प्लस बल। संयोजन से पहले विसर्ग आ गया और विसर्ग किसके साथ में, ए स्वर के साथ में, संयोजन के बाद में घोष वर्ण आ गया, घोष वर्ण आ गया तो विसर्ग का लोप कर देंगे, उस विसर्ग के स्थान पर ओ आ जाएगा। तो मन शब्द ऐसा कैसा लिख देंगे, न में ओ की मात्रा, और ये बल, ये बल। शब्द क्या बनेगा, मनोबल। शब्द क्या बना, मनोबल। तो ये था विसर्ग संधि का एक नियम। नियम क्या था कि संयोजन से पहले विसर्ग और विसर्ग के साथ में क्या जाए, ए, या फिर संयोजन के बाद में ए हो या कोई भी घोष वर्ण हो तो विसर्ग का तो लोप हो जाता है, विसर्ग के स्थान पर क्या जाएगा, ओ। और संयोजन के बाद में यदि ए हो तो ए का भी लोप हो जाएगा, और घोष वर्ण हो तो घोष वर्ण ऐसा कैसा लिखा जाएगा। तो ये था विसर्ग संधि का एक नियम। अब चलते हैं इसके आगे वाले नियम में। विसर्ग संधि का जो अगला नियम है वो क्या है, स्वर के साथ में यदि विसर्ग हो, स्वर के साथ में यदि विसर्ग हो, संयोजन के बाद में स्वर या घोष वर्ण हो, स्वर या घोष वर्ण हो। घोष वर्ण बताए थे मैंने इससे पहले कि
तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण व, ये, रे, ले, व और है। यानी कि संयोजन से पहले विसर्ग हो और विसर्ग के साथ में कोई भी स्वर हो और संयोजन के बाद में कोई भी स्वर हो या घोष वर्ण हो या फिर ये, रे, ले, व हो, तो जो विसर्ग है वो किस में परिवर्तित हो जाएगा? र में परिवर्तित हो जाएगा। किस में परिवर्तित हो जाएगा? र में परिवर्तित हो जाएगा। यानी कि जो विसर्ग है उसमें परिवर्तन आ जाएगा। परिवर्तन क्या आएगा? र में परिवर्तित हो जाएगा। उदाहरण देखते हैं इसके। जैसे सबसे पहले मैंने लिखा बहीय प्लस अंग, बहीय प्लस अंग। संयोजन से पहले क्या आ गया? विसर्ग। विसर्ग किसके साथ में? ई के साथ में, क्योंकि है में कौन सा स्वर है? ई। और संयोजन के बाद में क्या आ गया? स्वर। क्या आ गया? स्वर। तो इस विसर्ग के स्थान पर क्या आ जाएगा? र। तो वही शब्द ऐसा का ऐसा, ये र हलंत युक्त, ये अंग शब्द ऐसा का ऐसा लिख देंगे। अब ये जो स्वर है ये इस हलंत युक्त व्यंजन को पूरा करेगा। तो शब्द क्या बनेगा? बहिरंग। शब्द क्या बना? बहिरंग। शब्द क्या बना? बहिरंग। दूसरा उदाहरण देखते हैं। जैसे मैंने लिखा बहीय प्लस मुखी। संयोजन से पहले क्या है? विसर्ग। विसर्ग किसके साथ में? ई स्वर के साथ में। और संयोजन के बाद में क्या आ गया? घोष वर्ण आ गया। तो ये जो विसर्ग है वो किस में परिवर्तित हो जाएगा? हलंत युक्त र में परिवर्तित हो जाएगा। तो बही शब्द ऐसा का ऐसा, ये आधा र लिख देंगे और मुखी शब्द ऐसा का ऐसा लिख देंगे। शब्द क्या बनेगा? बहिर्मुखी। शब्द क्या बना? बहिर्मुखी शब्द बना। शब्द क्या बना? बहिर्मुखी। दूसरा देखते हैं। जैसे मैंने लिखा धनुः प्लस वेद। धनुः प्लस वेद। संयोजन से पहले क्या आ गया? विसर्ग। विसर्ग से किसके साथ में? ऊ स्वर के साथ में। संयोजन के बाद में क्या आ गया? घोष वर्ण आ गया। तो घोष वर्ण आ गया तो विसर्ग किस में परिवर्तित होगा? र में परिवर्तित हो जाएगा। तो धनु शब्द ऐसा कैसा, ये र लिख दिया विसर्ग की जगह, ये वेद लिख दिया। शब्द क्या बना? धनुर्वेद। इसका जब संयुक्त रूप लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखा जाएगा। कैसे? ऐसे, धनुर्वेद। कैसे लिखा जाएगा? ऐसे, धनुर्वेद। आगे उदाहरण देखते हैं। जैसे मैंने लिखा आसी है प्लस वाद। आसी है प्लस वाद। संयोजन से पहले क्या आ गया? विसर्ग। विसर्ग किसके साथ में? ई के साथ में। और संयोजन के बाद में क्या आ गया? घोष वर्ण आ गया। तो इस विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा? र आ जाएगा। शब्द क्या बनेगा? आशीर्वाद। ये आशी ऐसा कैसा, ये हलंत युक्त र और ये वाद। जब इसको संयुक्त रूप से लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? आशीर्वाद। संयुक्त रूप से कैसे लिखा जाएगा? ऐसे लिखा जाएगा। शब्द क्या बनेगा? आशीर्वाद। अगला उदाहरण देखते हैं। आशीर्वचन आव्यय प्लस भाव, आशी प्लस वचन और आव्यय प्लस भाव। शब्द क्या बना? आशीर्वाद। अगला उदाहरण देखते हैं। जैसे मैंने लिखा आशी है प्लस वचन। आशी है प्लस वचन। संयोजन से पहले विसर्ग आ गया। विसर्ग किसके साथ में? ई के साथ में। और संयोजन के बाद में घोष वर्ण आ गया। तो जो विसर्ग है वो किस में परिवर्तित हो जाएगा? हलंत युक्त र में परिवर्तित हो जाएगा। शब्द क्या बनेगा? ये आशी ऐसा का ऐसा, ये हलंत युक्त र विसर्ग की जगह और ये वचन। जब इसको संयुक्त रूप से लिखेंगे तो कैसा लिखा जाएगा? आशीर्वचन। संयुक्त रूप से कैसे लिखा जाएगा? आशीर्वचन के रूप में लिखा जाएगा। आगे उदाहरण देखते हैं। जैसे मैंने लिखा प्रादुः प्लस भाव। प्रादुः प्लस भाव। संयोजन से पहले विसर्ग आ गया। विसर्ग किसके साथ में? ऊ के साथ में। संयोजन के बाद में क्या आ गया? घोष वर्ण आ गया। घोष वर्ण आ गया तो विसर्ग किस में परिवर्तित हो जाएगा? र में परिवर्तित हो जाएगा। तो प्रादु शब्द ऐसा का ऐसा और ये हलंत युक्त र और ये भाव। जब इसको संयुक्त रूप से लिखेंगे तो कैसे लिखा जाएगा? प्रादुर्भाव। संयुक्त रूप से कैसे लिखा जाएगा? ऐसे लिखा जाएगा। अर्थात संयोजन से पहले विसर्ग आ गया। विसर्ग किसके साथ में? ऊ के साथ में। यानी कि स्वर संयोजन से पहले कोई विसर्ग और विसर्ग कोई भी स्वर के साथ में हो और संयोजन के बाद में स्वर या घोष वर्ण हो तो जो विसर्ग है वो किसमें परिवर्तित हो जाता है? र में परिवर्तित हो जाता है। तो प्रादु है प्लस भाव। संयोजन से पहले विसर्ग आ गया। विसर्ग किसके साथ में? ऊ के साथ में। और संयोजन के बाद में क्या आ गया? घोष वर्ण आ गया। तो जो विसर्ग है वो किसमें परिवर्तित होगा? र में परिवर्तित होगा। तो प्रादु शब्द ऐसा कैसा, र हलंत युक्त लिख दिया और भाव शब्द ऐसा कैसा लिख दिया। जब इसको संयुक्त रूप से लिखेंगे तो कैसे लिखा जाएगा? प्रादुर्भाव। अर्थात संयुक्त रूप से ऐसे लिखा जाएगा। आगे देखते हैं। जैसे मैंने लिखा आवी है प्लस भाव। आवी है प्लस भाव। संयोजन से पहले विसर्ग आ गया। विसर्ग किसके साथ में? ई के साथ में।
और संयोजन के बाद में क्या आ गया, घोष वर्ण आ गया। घोष वर्ण आ गया तो जो विसर्ग है वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, हलंत युक्त रह में परिवर्तित हो जाएगा। अर्थात इस विसर्ग को तो यहाँ से हटा देंगे और इसकी जगह क्या लिख देंगे, हलंत युक्त रह लिख देंगे। तो ये आवि शब्द ऐसा कैसा, विसर्ग के स्थान पर रह और ये भाव, आविर्भाव। जब इसको संयुक्त रूप से लिखेंगे तो कैसे लिखा जाएगा, आविर्भाव। संयुक्त रूप से कैसे लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा। शब्द क्या बनेगा, आविर्भाव। और उदाहरण समझते हैं इसके हम। आगे देखिए, धनुः प्लस धर, धनुः प्लस धर, यानी कि संयोजन से पहले क्या आ गया, विसर्ग, और विसर्ग किसके साथ में, उ के साथ में, और संयोजन के बाद में क्या आ गया, घोष वर्ण आ गया। तो जो विसर्ग है वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, हलंत युक्त रह में परिवर्तित हो जाएगा। शब्द क्या बनेगा, ये धनु शब्द ऐसा कैसा, विसर्ग के स्थान पर रह और ये धर। जब इसको संयुक्त रूप से लिखेंगे तो कैसे लिखा जाएगा, धनुर्धर। संयुक्त रूप से कैसे लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, धनुर्धर के रूप में लिखा जाएगा। यानी कि जो विसर्ग है वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, रह में परिवर्तित हो जाएगा। और अगला उदाहरण देखिए, जैसे मैंने लिखा, चतुः प्लस भुज। संयोजन से पहले क्या आ गया, विसर्ग, और विसर्ग किसके साथ में, स्वर के साथ में। स्वर कौन सा, उ। और संयोजन के बाद में क्या आ गया, घोष वर्ण। तो विसर्ग है वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, रह में। तो चतु शब्द ऐसा कैसा, विसर्ग को हटा देते हैं, विसर्ग की जगह रह लिख देते हैं, और भुज शब्द ऐसा कैसा लिख देते हैं। जब इसको संयुक्त रूप से लिखेंगे तो कैसे लिखा जाएगा, चतुर्भुज। संयुक्त रूप से कैसे लिखा जाएगा, चतुर्भुज। आगे देखते हैं अगला उदाहरण। जैसे मैंने लिखा, आयु है प्लस वेद, आयु है प्लस वेद। तो संयोजन से पहले क्या आ गया, विसर्ग आ गया। विसर्ग किसके साथ में, स्वर के साथ में। स्वर कौन सा, उ। और संयोजन के बाद में क्या आ गया, वह। तो जो विसर्ग है वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, रह में परिवर्तित हो जाएगा। तो आयु शब्द ऐसा कैसा, विसर्ग को हटा देते, विसर्ग की जगह रह, और वेद शब्द ऐसा कैसा। जब इसको संयुक्त रूप से लिखेंगे तो कैसे लिखा जाएगा, तो कैसे लिखा जाएगा, आयुर्वेद। तो ये था विसर्ग संधि में रह से संबंधित नियम। एक विसर्ग संधि में रह से संबंधित और नियम होता है जिसका हम अध्ययन करते हैं। में रह से संबंधित एक नियम और होता है जो उपसर्ग से संबंधित होता है। जो किससे संबंधित होता है, उपसर्ग से संबंधित। जैसे अंतः, पुनः, प्रातः, स्वः। यानी कि संयोजन से पहले इनमें से कोई भी शब्द आ जाए, संयोजन से पहले इनमें से कोई भी उपसर्ग आ जाए, और संयोजन के बाद में कोई भी घोष वर्ण आ जाए, कोई भी घोष वर्ण आ जाए, तो ये जो विसर्ग है, ये जो विसर्ग है वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, रह में परिवर्तित हो जाएगा। जबकि इससे पहले हमने अध्ययन किया था कि अगर संयोजन से पहले विसर्ग आए और साथ में ए आ जाए तो वो किस में परिवर्तित होता है, ओ में परिवर्तित होता है। लेकिन ये कुछ उपसर्ग है जिनमें क्या है, विसर्ग के साथ में यदि ए आ जाए, संयोजन के बाद में यदि घोष वर्ण आता है, तो जो विसर्ग है वो किस में परिवर्तित होता है, रह में परिवर्तित होता है। उदाहरण देखते हैं। जैसे मैंने लिखा, अंतः प्लस गत, अंतः प्लस गत। शब्द आ गया अंतः, यानी कि उपसर्ग आ गया विसर्ग के साथ में, और संयोजन के बाद में क्या आ गया, घोष वर्ण आ गया। तो जो उपसर्ग है वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, रह में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये अंतः शब्द, ये विसर्ग के स्थान पर रह, और ये गत। जब इसको संयुक्त रूप से लिखेंगे तो कैसे लिखा जाएगा, अंतर्गत। संयुक्त रूप से कैसे लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा। दूसरा देखते हैं। जैसे मैंने लिखा, अंतः प्लस अंग, अंतः प्लस अंग जाएगा। शब्द क्या बनेगा, ये अंतः ऐसा कैसा है, विसर्ग के स्थान पर रह लिख दिया, और ये अंग लिख दिया। जब इसको संयुक्त रूप से लिखेंगे तो कैसे लिखा जाएगा, अंत, ये ए इसको पूरा कर देगा, किसको, हलंत युक्त रह को। तो ये रह पूरा और ये अंग की मात्रा। शब्द क्या बनेगा, अंतरंग। इसी प्रकार दूसरा देखते हैं। जैसे मैंने लिखा, पुनः प्लस जन्म, पुनः प्लस जन्म। संयोजन से पहले क्या आ गया, पुनः उपसर्ग आ गया, और संयोजन के बाद में घोष वर्ण आ गया। तो जो विसर्ग है वो किस में परिवर्तित होगा, रह में परिवर्तित हो जाएगा। तो पुनः और ये रह और ये जन्म। जब इसको संयुक्त रूप से लिखेंगे तो कैसे लिखा जाएगा, पुनर्जन्म। संयुक्त रूप से कैसे लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा। शब्द क्या बनेगा, पुनर्जन्म। दूसरा देखते हैं। जैसे मैंने लिखा, पुनः प्लस उदय, पुनः प्लस उदय। अब इसमें संयोजन से पहले क्या आ गया, पुनः उपसर्ग आ गया, और पुनः उपसर्ग आ गया, संयोजन के बाद में क्या आ गया, घोष वर्ण आ गया। तो जो विसर्ग है वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, हलंत युक्त रह में परिवर्तित हो जाएगा। शब्द क्या बनेगा, पुनरुदय।
शब्द क्या बनेगा? पुनरुदय, क्योंकि ये जो ऊ है वो किसको पूरा कर देगा? रे को पूरा कर देगा। शब्द क्या बनेगा? पुनरुदय। अगला उदाहरण देखते हैं, जैसे मैंने लिखा स्व प्लस ग, स्व प्लस ग। संयोजन से पहले क्या आ गया? स्व उपसर्ग आ गया। संयोजन के बाद में क्या आ गया? घोष वर्ण आ गया। तो जो विसर्ग है वो किस में परिवर्तित हो जाएगा? रे में परिवर्तित हो जाएगा। शब्द क्या बनेगा? जैसे ये स्व ऐसा कैसा हलंत युक्त इस विसर्ग के स्थान पर रहे और ये ग, जब इसको संयुक्त रूप से लिखेंगे तो कैसे लिखा जाएगा? ऐसे लिखा जाएगा। शब्द क्या बनेगा? स्वर्ग। और उदाहरण देखिए, मैंने लिखा प्रातः प्लस भ्रमण, प्रातः प्लस भ्रमण। अब संयोजन से पहले क्या आ गया? प्रातः उपसर्ग आ गया। संयोजन के बाद में घोष वर्ण आ गया। तो जो विसर्ग है वो किस में परिवर्तित हो जाएगा? रे में परिवर्तित हो जाएगा। शब्द क्या बनेगा? प्रातः शब्द ऐसा कैसा, विसर्ग को हटा देते, विसर्ग के स्थान पर रे लिख दिया, और ये भ्रमण ऐसा कैसा लिख दिया। जब इसको संयुक्त रूप से लिखेंगे तो कैसे लिखा जाएगा? प्रातर भ्रमण, प्रातर भ्रमण। संयुक्त रूप से कैसे लिखा जाएगा? ऐसे लिखा जाएगा। तो ये था विसर्ग संधि का रे से संबंधित दूसरा नियम। अब चलते हैं विसर्ग संधि के अगले नियम के बारे में। अब अध्ययन करते हैं विसर्ग संधि के अगले नियम के बारे में। अगला नियम क्या है कि संयोजन से पहले ए या उ हो और साथ में विसर्ग हो, और संयोजन के बाद में यदि रे आ जाए, संयोजन के बाद में यदि रे आ जाए तो इस विसर्ग का तो लोप हो जाता है। क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। और ये जो दोनों मात्राएं ये क्या हो जाती है? दीर्घ बने जाती हैं, दीर्घ हो जाती हैं। कहने का मतलब है संयोजन से पहले विसर्ग आ जाए, विसर्ग ई या उ स्वर के साथ में, और संयोजन के बाद में यदि र आता हो तो विसर्ग का तो लोप हो जाएगा और ई और उ की बातें क्या हो जाएंगी? दीर्घ हो जाएंगे। उदाहरण देखिए, जैसे मैंने लिखा नी है प्लस रव, नी है प्लस रव। संयोजन से पहले विसर्ग आ गया, विसर्ग के साथ में कौन सी की मात्रा? छोटी की मात्रा। तो विसर्ग का तो लोप हो जाएगा, जो छोटी की मात्रा वो क्या बन जाएगी? बड़ी की मात्रा बन जाएगी। बाकी जो बच गया वो ऐसा कैसा लिख देंगे। शब्द क्या बनेगा? नीरव। दूसरा देखते हैं, जैसे मैंने लिखा नी है प्लस रस। शब्द क्या लिखा? नी है प्लस रस। संयोजन से पहले क्या आ गया? विसर्ग, विसर्ग के साथ में कौन सी की मात्रा? छोटी की मात्रा। संयोजन के बाद में क्या आ गया? रे। तो विसर्ग का तो लोप हो जाएगा, और जो छोटी की मात्रा वो क्या बन जाएगी? बड़ी की मात्रा बन जाएगी। ये रस शब्द ऐसा कैसा लिख देंगे। शब्द क्या बनेगा? नीरस। शब्द क्या बनेगा? नीरस। एक और उदाहरण देखते हैं, जैसे मैंने लिखा दूह प्लस राज, दूह प्लस राज। संयोजन से पहले क्या गया? विसर्ग, विसर्ग के साथ में कौन सी मात्रा? छोटी ऊ की मात्रा। और संयोजन के बाद में क्या गया? रे। तो विसर्ग का तो लोप हो जाएगा, और जो छोटी ऊ की मात्रा वो क्या बन जाएगी? बड़ी ऊ की मात्रा बन जाएगी। बाकी जो बच गया वो ऐसा कैसा लिखे देंगे। शब्द क्या बनेगा? दुराज। शब्द क्या बना? दुराज। आगे देखते, जैसे मैंने लिखा नी है प्लस रद, नी है प्लस रद। संयोजन से पहले क्या गया? विसर्ग, विसर्ग के साथ में कौन सी मात्रा? छोटी की मात्रा। संयोजन के बाद में क्या है? रे। तो इस विसर्ग का तो क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। जो छोटी की मात्रा वो क्या बन जाएगी? बड़ी की मात्रा बन जाएगी। तो ये बड़ी की मात्रा और ये रद शब्द ऐसा कैसा, शब्द क्या बनेगा? नीरद। आगे दे और उदाहरण देखते हैं इसका। मैंने लिखा नी है प्लस रत, नी है प्लस रत। संयोजन से पहले क्या गया? विसर्ग, विसर्ग के साथ में कौन सी की मात्रा? छोटी की मात्रा। संयोजन के बाद में क्या गया? रे। तो इस विसर्ग का तो लोप हो जाएगा, और ये जो छोटी की मात्रा ये क्या बन जाएगी? बड़ी की मात्रा बन जाएगी। रत शब्द ऐसा कैसा लिख देंगे। शब्द क्या बनेगा? नीरत। तो ये था विसर्ग संधि का ई और उ से संबंधित नियम। इसमें क्या होता है कि संयोजन से पहले विसर्ग आ जाए, विसर्ग के साथ में ई या उ की मात्रा हो, और संयोजन के बाद में यदि र आता हो तो विसर्ग का लोप हो जाएगा। ये जो छोटी मात्राएं वो क्या बन जाएंगी? दीर्घ मात्राएं हो जाती हैं। तो ये थी कि विसर्ग संधि और विसर्ग संधि के कुछ नियम। मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में संधि के कुछ अपवाद और उनके कुछ विशेष नियम को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।